Good afternoon, sir. Good afternoon, yaar. ठीक है, तो एक बार मैं तुम्हें ना वापस सारे फॉर्मूले तुम्हें बता देता हूँ जो अब तक मैंने तुम्हें पढ़ाए। तो अगर तुम्हें नहीं भी पता हो तो भी एक बार लिख लेना। देखो, सपोज करो कि ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है और ये रेजिस्टर है, और इन सबको कनेक्ट कर रखा है मैंने एक एसी वोल्टेज से, और वो आपको दे रखी है वी नॉट साइन ओमेगा टी। मान लो ये आपका इंडक्टर है, ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका रेजिस्टर है। एक चीज तुम्हें याद रखनी है कि इंडक्टर के कारण जो रेजिस्टेंस होती है वो होती है एक्सएल, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर के कारण जो होती है वो होती है 1/ओमेगा सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इतना तुम्हें याद रखना है, ठीक है। और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो होता है वो होता है आई एक्स एल, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो होता है वो होता है आई एक्स सी, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर जो होता है वो होता है आई आर। फिर इन तीनों की कंबाइंड जो रेजिस्टेंस होती है, तीनों की कंबाइंड जो रेजिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं इम्पिडेंस। और इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अकेला रजिस्टर हो, है ना, अगर तुम्हें याद नहीं हो तो अगर अकेला रजिस्टर हो तो जहां पे करंट है वोल्टेज भी वही रहती है। लेकिन अकेला कैपेसिटर क्या होता है, अकेले कैपेसिटर में आपका करंट जो है वो वोल्टेज से कितना आगे होता है, π/2। अगर अकेला इंडक्टर हो तो आपका वोल्टेज जो है वो आपके करंट से आगे होता है, कितना आगे होता है, π/2। ये तुम्हें याद रखना है। लेकिन अगर मान लो कि खाली एल और आर हो या खाली सी और आर हो तो उस केस में, या फिर एल सी आर हो तो उस केस में हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो tan फाई का फॉर्मूला क्या आता है, एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। और एक फॉर्मूला तुम्हें ये याद रखना है कॉस फाई का, वो होता है आर अपॉन जेड। ये सारे फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में फिक्स होने चाहिए क्योंकि ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किसी भी एलसीआर सर्किट को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको ये सारे फॉर्मूले फिट होने चाहिए तुम्हारे दिमाग में, है ना। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन जिसमें तुम लोगों को डाउट था मैं तुम्हें सॉल्व कराता हूँ कुछ क्वेश्चन। तो देख, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। एक्सएल, एक्ससी, वीएल, वीसी, वीआर, जेड, tan फाई, कॉस फाई। और हाँ, tan फाई का ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना तुम, वीसी माइनस वीएल अपॉन वीआर, है ना। ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना। तो अब एक जैसे ये क्वेश्चन था, ये तुम लोगों ने मुझे भेजा, द करंट थ्रू ए वायर चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आई इक्वल टू रूट टी। तो आपको दे रखा है कि आई इक्वल टू क्या है, रूट टी। आपको आरएमएस निकालना है। याद है आई आरएमएस क्या था, आपका आई आरएमएस था रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी, और जीरो से लेके, मतलब आपको मान लो दे रखा है T1 से लेके T2, तो नीचे क्या आएगा, T2 माइनस T1, है ना। तो इस केस में आप क्या करना, आप इस डेरिवेशन को सॉल्व करना, इस इंटीग्रेशन को। आई स्क्वायर तो रूट टी का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी टी, और लोअर लिमिट क्या है 2, अपर लिमिट क्या है 4, और नीचे क्या आ जाएगा 4 माइनस 2। आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। लिख लो, ये आपका आई आर एम एस निकालने का तरीका है। आर एम एस का मतलब क्या होता है, आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। मतलब आप पहले तो स्क्वायर लो, तो पहले आप आई का स्क्वायर लो। मीन, मीन कैसे लेते हैं, आई स्क्वायर डी टी, T1 से लेके T2। मीन कैसे लेते हैं, डिवाइड कर दो, डिवाइड किससे करना है, T2 माइनस T1 से, और रूट, फिर उस पूरे का रूट ले लो। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, आरएमएस करंट निकालते हैं। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये फॉर्मूला लिख लो और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, और इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लिख लो तुम। वैसे ये स्लाइड में तुम्हें भेज दूंगा तो तुम्हें ये फॉर्मूला वैसे भी मिल जाएगा, है ना। और ये वाला फॉर्मूला, ये आरएमएस का फॉर्मूला हमने पहले भी किया है, अगर तुम्हें याद हो तो। ये फॉर्मूला मैंने पहले भी लिखवाया है। तो इस तरीके से करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना, ये एसी वोल्टेज नहीं है। ये कौन सी वोल्टेज है, ये आपकी डीसी वोल्टेज है। और याद रखना, डीसी वोल्टेज का तो ओमेगा होता है ना, वो जीरो होता है। डीसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है।
तो मैंने पूछा कि द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट गिवन बाय, तो आपको बताना है कि इस सर्किट की इम्पिडेंस कितनी है। इम्पिडेंस मतलब मैंने आपको जेड पूछा है, तो जेड क्या हो जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, क्योंकि एक्सएल तो है नहीं, और एक्सी क्या होता है, एक्सी होता है 1/ओमेगा सी। लेकिन यहाँ पे डीसी वोल्टेज है, मतलब ओमेगा 0 है, तो एक्सी कितना हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी। तो आपका जेड भी कितना आ जाएगा, इंफिनिटी। ठीक है। फिर एक ये वाला क्वेश्चन पूछा मुझे किसी ने कि द करंट इन द एलसीआर सर्किट इज गिवन बाय, आपको आई दे रखा है, द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस एल ऑफ 0.1 हेनरी। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस क्या होता है, आई इंटू एक्सएल, और एक्सएल क्या होता है, एक्सएल होता है ओमेगा एल। तो बस आपको एल दे रखा है 0.1 हेनरी, आपको ओमेगा भी दे रखा है। देखो आपका आई कितना दे रखा है, आई आपको दे रखा है 20 साइन, ब्रैकेट में आपको दे रखा है 100 पाई टी प्लस पाई बाय 3। तो इसके नीचे आप है ना, ध्यान से देखो, टी के साथ जो होता है वो ओमेगा होता है, तो ये आपका ओमेगा है। ओमेगा कितना है, 100 पाई, और बचा करंट। देखो टाइम इक्वल टू 0 सेकंड पे करंट निकालना है, तो इस इक्वेशन में आप क्या करो, टाइम को 0 पुट कर दो, तो आपका ये टर्म चला जाएगा, आपका करंट कितना आ जाएगा, 20 साइन पाई बाय 3, और साइन 60 कितना था, √3/2, तो ये कितना आ जाएगा 20 इंटू √3/2 एम्पियर। तो यहां से आपका करंट आ गया, ये आपका ओमेगा है, ये आपका एल है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। और फिर एक, हाँ, अब तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, फिर अगला क्वेश्चन मुझे तुम्हें कराना है। अब तक कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तुम लोग ध्यान से देखना, सब ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, इसका मतलब क्या है, देखो। तो क्वेश्चन में दे रखा है एन एसी वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। याद रखना, जब भी तुम्हें इस तरीके से दे रखा हो ना, तो मतलब ये तुम्हें आरएमएस वोल्टेज दे रखी है। तो आपको आरएमएस वोल्टेज कितनी दे रखी है, 200 वोल्ट, और आपको फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज। याद रखना, ये आपको एफ दे रखा है, तो ओमेगा कैसे निकालोगे, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf, है ना। ओमेगा कितना होता है 2πf, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 50, तो आपका ओमेगा कितना आ जाएगा 100 पाई। इज कनेक्टेड टू एन सर्किट, एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज कनेक्टेड विद रेजिस्टर। मतलब आपको दे रखा है कि रेजिस्टर के साथ हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ये क्या कंपोनेंट है मुझे भी नहीं पता है, एंड द करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय 60 डिग्री। तो भाई मैंने ना एक एसी वोल्टेज लगा रखी है, पर आपको दे रखा है कि करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज, मतलब आपको फेज एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वोल्टेज अगर करंट से आगे हो तो इंडक्टिव सर्किट होती है, करंट अगर वोल्टेज से आगे हो तो कैपेसिटिव सर्किट होती है। मतलब ये क्या है, एक कैपेसिटर है, और आपको फाई कितना दे रखा है, 60 डिग्री। इफ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 10 ओम, आपको आर कितना दे रखा है, 10 ओम। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट, वो तो मैंने वैसे ही कर दिया। फाइंड इट्स वैल्यू, देखो यहां पे ये फॉर्मूला तुम्हारे बहुत काम आएगा, कॉस फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड। तो कॉस फाई, कॉस 60 कितना हो जाएगा, हाफ, आर आपका कितना है 10, और नीचे क्या आएगा जेड, तो आपका जेड कितना आ गया 20 ओम। और जेड क्या होता है याद है, जेड आ जाएगा तुम्हारा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, और ये आपको कितना दे रखा है 20 दे रखा है। तो आर है, और एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी। आपके पास ओमेगा है ना, तो आपको क्या निकालना है, खाली सी निकालना है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है, ये वाला फॉर्मूला तुम्हारे बहुत काम आएगा। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। कोई भी डाउट है, वात्सल्य, श्रेया, ऋषिता, हैतल, कोई डाउट है किसी को, विमन्यु, कोई डाउट है नो तो सर। तुम्हें समझ में आया कि एसी में तुम्हारे दिमाग में बहुत चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। सबसे पहली चीज पता है क्या साथ चलनी चाहिए, कि रजिस्टर है तो करंट वोल्टेज साथ साथ चलेंगे। अगर अकेला कैपेसिटर है तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होगा, अकेला इंडक्टर है तो वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होगा। लेकिन अगर मान लो दो, कोई भी दो या तीन है, मान लो एलसी है, सीआर है, एलआर है, तो उस केस में तुम्हें इन सब फॉर्मूले की सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन याद रखना, कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे रहता है, इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज आगे रहता है। ठीक है, किसी को अब तक कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब सब ध्यान से सुनो। याद है हमारा आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या था,
आई आर एम एस का फॉर्मूला था वी आर एम एस अपॉन जेड, और आपका जेड क्या था? जेड था रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो करंट विल बी मैक्सिमम, करंट विल बी मैक्सिमम, ध्यान से देखो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड है, तो जब जेड मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। करंट विल बी मैक्सिमम व्हेन जेड विल बी, व्हेन जेड विल बी मिनिमम। तो जब जेड की वैल्यू कम होगी तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। आप मुझे बताओ कि जेड की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। देखो आर तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि एलसी आर सर्किट है, मेरे को कुछ रिमूव नहीं करना है, तो बचा क्या? ये टर्म। तो याद रखना जेड मिनिमम कब होगा? जेड मिनिमम कब होगा? जब एक्सी माइनस एक्सएल क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। आर को तो मैं जीरो कर नहीं सकता, लेकिन इस पूरी टर्म को तो जीरो कर सकता हूं। तो एक्सी मतलब किसके बराबर हो जाएगा? एक्सएल के। और एक्सी क्या होता है? 1/ओमेगा सी। एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल। तो आपका ओमेगा कितना आएगा? 1/√LC। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, और इस कंसेप्ट को बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या कंडीशन है? तो रेजोनेंस, इट इज अ कंडीशन, it is a condition when XC equal to XL and current will be maximum, and current will be maximum। तो रेजोनेंस पे आपका करंट मैक्सिमम होता है, आपकी इंपिडेंस की वैल्यू मिनिमम होती है, और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/√LC। लिख लो, याद रखना रेजोनेंस पे XC और XL बराबर हो जाते हैं। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। रेजोनेंस पे XC और XL एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। XC मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XL मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो अगर Z की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो Z का फॉर्मूला ये है। अब Z को अपने को मिनिमम करना है। अपन रेजिस्टेंस तो जीरो कर नहीं सकते, लेकिन ये टर्म जीरो हो सकती है। तो ये टर्म को जीरो करके देखा तो क्या आया? XC XL के बराबर आया, मतलब ओमेगा कितना आया? 1/√LC। मतलब अगर AC वोल्टेज की ये फ्रीक्वेंसी होगी तो मतलब हमारी सर्किट किसमें चली जाएगी? रेजोनेंस में। और याद रखना रेजोनेंस पे XC और XL क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लिख लो। ठीक है, इसको 1 सेकेंड। हाँ, ये लिख लिया सबने? तो कोई तुम्हें पूछे कि रेजोनेंस पे क्या मिनिमम होता है? इंपिडेंस। क्या मैक्सिमम होता है? करंट। है ना? लिख लो इसको, है ना? जल्दी लिख लो। तो देखो, तो रेजोनेंस की अगर हम बात करें तो जब रेजोनेंस होता है ना तो XC और XL बराबर हो जाता है। आप दोनों तरफ I से मल्टीप्लाई करो तो IXC IXL बराबर है, मतलब रेजोनेंस पे VL किसके बराबर होता है? VC के। एक तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये याद रखनी है। दूसरी कंडीशन आपको क्या याद रखनी है कि cos फाई की वैल्यू क्या होगी? तो cos फाई की वैल्यू क्या होती है? R/Z। लेकिन अगर अपन रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस पे XC किसके बराबर है? XL के। तो आपकी cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? R/Z। और Z क्या है? √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। लेकिन XC तो XL के बराबर है, तो cos फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो याद रखना रेजोनेंस पे cos फाई कितना होता है? 1। दूसरी चीज ये याद रखना। तीसरी चीज आपको जो याद रखनी है वो है ग्राफ। याद रखना Z का ग्राफ, मतलब Z आपका क्या है? सपोज करो Z आपका इंपिडेंस है ना? तो याद रखना रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे आपका Z जो होगा वो आपका मिनिमम होगा। मतलब इंपिडेंस की वैल्यू मिनिमम कब होती है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे होती है ना? तो ये भी तुम लिख लो। तो ये ग्राफ बना लो तुम लोग। तो पहली कंडीशन तो लिखना रेजोनेंस पे क्या होता है? VL और VC बराबर होते हैं। मतलब जितना वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस होता है उतना ही वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस होता है। cos फाई की वैल्यू क्या होती है? R/Z।
पर ये कितना आ जाएगा 1। और तीसरा याद रखना कि रेजोनेंस पे Z की वैल्यू तो मिनिमम होती है और करंट की वैल्यू क्या होती है। याद रखना अगर रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी है तो आपका करंट का वैल्यू क्या होता है। याद रखना करंट का वैल्यू क्या होता है, तुम्हारा मैक्सिमम होता है। तो कोई तुम्हें पूछे कि रेजोनेंस पे क्या मिनिमम होता है, तो रेजोनेंस पे आपका इंपिडेंस तो मिनिमम होता है और आपका करंट क्या होता है, आपका करंट जो है वो मैक्सिमम होता है। तो ये रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी है और मान लो ये आपका करंट है। तो करंट रेजोनेंस पे क्या हो जाएगा, रेजोनेंस पे आपका करंट मैक्सिमम हो जाएगा और आपका इंपिडेंस मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो तुम सब ध्यान से देखना रेजोनेंस के न्यूमेरिकल एग्जाम में कैसे आते हैं। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। और हाँ, याद रखना रेजोनेंस पे इंपिडेंस की वैल्यू आर के बराबर हो जाती है क्योंकि एक्सी और एक्सएल कट जाता है। ठीक है, किसी को अब तक कोई डाउट है तो पूछो, वरना एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कर रहा हूं, मुझे देखा देख अगला न्यूमेरिकल तुम सॉल्व करना। ठीक है, तो सब ध्यान से देखो क्वेश्चन को। सपोज करो कि ये एक सर्किट है, इसमें आपका रेजिस्टेंस लगा है 20 ओम और यहाँ पे आपका कैपेसिटर लगा है, वो लगा है आपका 2 फेरेड का, और यहाँ पे आपका एक इंडक्टर है, वो है आपका हाफ हेनरी का। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक एसी वोल्टेज कनेक्ट करी और आपको दे रखा है एसी वोल्टेज 200 वोल्ट और कॉमा इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है। तो क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स so that circuit will be in resonance, so that circuit will be in resonance। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि इस f की क्या वैल्यू हो कि रेजोनेंस हो जाए, ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा, फाइंड करंट, मतलब IRMS निकालना है, फाइंड IRMS एट रेजोनेंस। ट्राई करो, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, चेक करो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है। आपको लास्ट स्लाइड अगर याद हो तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आया था, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। ट्राई करो, चेक करो यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है। आपको रेजिस्टेंस दे रखी है 20 ओम, आपको कैपेसिटेंस दे रखा है 2 फेरेड, आपको इंडक्टेंस दे रखा है हाफ हेनरी, और आपको एफ निकालना है। तो आप मुझे बताओ कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 1/√LC। कितनी आएगी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, देखो एल की वैल्यू पुट करो हाफ, सी की वैल्यू पुट करो 2, तो हाफ इंटू 2, 2 से 2 तो गया 1, तो आपका ये कितना आया, आपका रेजोनेटिंग ये तो आया 1 रेडियन पर सेकेंड। और ओमेगा होता क्या है, ओमेगा होता है 2πf, तो 2πf 1 आ गया, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 1/2π हर्ट्ज। तो ये तो आ गया आपका f, ये आ गया आपका ओमेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड करंट एट रेजोनेंस। तो IRMS क्या होता है, IRMS होता है VRMS बाय Z। लेकिन मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले कहा था रेजोनेंस पे XC और XL तो कट जाता है, तो Z की तो वैल्यू किसके बराबर होगी, R के। तो VRMS कितना है 200 और Z कितना है 20, तक का करंट कितना आएगा 10 एम्पियर। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो, किसी को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो पूछो। नो सर। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। एक सेकंड, मेरी स्क्रीन बंद हो गई है। ओके, सबको स्क्रीन नजर आ रही है, देवांश नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को तुम लोग ध्यान से सॉल्व करना। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है आपके पास ये कि इन द गिवन LCR सर्किट, तो आपके पास ये L है, सपोज करो 20 हेनरी, ये आपके पास C है, सपोज करो ये आपको दे रखा है 1/5 फेरेड, और ये आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम, और मैंने कनेक्ट कर रखा है इसको एक AC वोल्टेज से जिसका RMS वोल्टेज 100 वोल्ट दे रखा है,
फ्रीक्वेंसी अननोन है। तो क्वेश्चन है ये, फाइंड एफ सो दैट सर्किट विल बी इन रेजोनेंस। तो एक तो आपको एफ की वैल्यू पता करनी है कि सर्किट रेजोनेंस ली जाए, और क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है फाइंड करंट मतलब आई आर एम एस एट रेजोनेंस। दूसरा आपको बताना है कि रेजोनेंस पर आई आर एम एस कितना होगा, ठीक है। और तीसरा आपको, हाँ ठीक है, दो करने हैं, जल्दी करो, क्या आएगा इसका आंसर। आपको फ्रीक्वेंसी पता करनी है सो दैट सर्किट विल बी इन रेजोनेंस। दूसरा आपको बताना है कि रेजोनेंस पे करंट कितना होगा। ट्राई करो। सबको ये फॉर्मूला पता है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√LC। जल्दी ट्राई करो, वैल्यू पुट करो। तो 1/√, आपके इंडक्टर की वैल्यू कितनी है 20, और कैपेसिटेंस कितना है 1/5, 5 4 जा, तो 1/4 मतलब ये कितना आ गया, हाफ रेडियन पर सेकेंड आ गया। और ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है 2πf, ताकि फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 1/4π हर्ट्ज। ये तो आ गई तुम्हारी फ्रीक्वेंसी। और दूसरा है फाइंड आई आर एम एस एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस पे आर एम एस क्या होता है, आई आर एम एस हो जाएगा वी आर एम एस बाय जेड। तो वी आर एम एस कितना है 100, और जेड याद रखना, रेजोनेंस पे जेड किसके बराबर होता है, आर के, तो 2, तो आपका करंट कितना आएगा 50 एम्पियर। कामाक्षी आप 2 मिनट रुक जाओ, आपने अभी ज्वाइन किया ना, अगला टॉपिक देखो समझ में आ जाएगा, ये टॉपिक तो गया। कोई डाउट है इसमें तो पूछो कि मैंने ये क्वेश्चन कैसा किया। किसी को कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो। कोई डाउट है कि सबको क्लियर हो गया कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया। 20 हेनरी, क्लियर है सर। ओके पीपल। तो अब सब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एल सी ऑसिलेशंस। नेक्स्ट टॉपिक लिखो एल सी ऑसिलेशंस। अब सब ध्यान से समझना, एल सी ऑसिलेशन होते क्या है, लेकिन आगे पढ़ने से पहले एक चीज याद रखना, अगर आपके पास कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है, जिसपे चार्ज क्यू है, तो इस कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, Q²/2C। अगर तुम्हें नहीं पता है तो इसको अभी भी लिख लो। अगर कोई इंडक्टर है, मान लो जिसका इंडक्टेंस है L, और मान लो इसमें करंट है I, तो इस इंडक्टर में कितनी एनर्जी होती है, ½ LI²। लिखो, लिखो इसको अपनी कॉपी में, ये दोनों लाइन अपनी कॉपी में लिख लो कि अगर आपके पास कोई कैपेसिटर है जिसपे चार्ज Q है, तो कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, Q²/2C। अगर आपके पास कोई इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L है, जिसमें करंट I है, तो उस इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, ½ LI²। और याद रखना, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो कोई तुम्हें पूछे कि कैपेसिटर के अंदर किस तरीके की एनर्जी होती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। इंडक्टर मतलब सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई तुम्हें पूछे कि इंडक्टर के अंदर किस तरीके की एनर्जी होती है, तो आपको क्या लिखना है, मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। इसमें कोई डाउट है तो पूछो इन दोनों फॉर्मूले में। ठीक है, अब सुनना, सपोज करो कि मैंने एक कैपेसिटर लिया, और मैंने इस कैपेसिटर को सपोज करो कि एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और मान लो बैटरी का पोटेंशियल था V, और मान लो कैपेसिटेंस है C। तो मैंने क्या किया, अपने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, और अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर मैंने क्या किया, मैंने इस बैटरी को कट कर दिया, मैंने इस बैटरी को रिमूव कर दिया, और अब मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास एक चार्ज्ड कैपेसिटर, मतलब इसके एक तरफ तो पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, और बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेकिन अब मैंने क्या किया, तुम लोग ध्यान से सुनना, अब मैंने क्या किया, इस कैपेसिटर को एक इंडक्टर से कनेक्ट किया। किससे कनेक्ट किया, एक इंडक्टर से। तो इंडक्टर बोलेगा यार कैपेसिटर के पास तो चार्ज है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो तो क्या फ्लो करता है, करंट। तो होगा क्या, अब ध्यान से सुनना, तो अब क्या होगा, तो ध्यान से समझना, कैपेसिटर के पास चार्ज है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है,
मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है तो अब क्या फ्लो करेगा करंट, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे इस कैपेसिटर, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चालू होगा, और कैपेसिटर में जो चार्ज है वो धीरे धीरे क्या करेगा, फ्लो करेगा, और आपके इस इंडक्टर में धीरे धीरे क्या फ्लो करेगा, आपके इंडक्टर में धीरे धीरे करंट आएगा, और थोड़ी देर के बाद तुम देखोगे तो पता है क्या होगा, आपका कैपेसिटर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा और आपके इंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा होगा, और आपके इंडक्टर में क्या फ्लो हो रहा होगा, आपके इंडक्टर में फ्लो हो रहा होगा करंट, और इंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड, तो आपकी सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, मैग्नेटिक एनर्जी में। लेकिन अब कैपेसिटर बोलेगा यार ये तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इंडक्टर के अंदर करंट है, इंडक्टर का इंडक्टेंस है एल, लेकिन यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट है मतलब, लेकिन कैपेसिटर में तो कोई चार्ज नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वापस आपका इंडक्टर जो है वो डिस्चार्ज होना चालू होगा, तो आपके इंडक्टर से करंट कम होना चालू होगा और कैपेसिटर पे वापस क्या होगा, चार्ज बढ़ना चालू होगा। लेकिन याद रखना, वापस जब ऐसा होगा ना तो आपका चार्ज कैपेसिटर उल्टा होगा, मतलब इधर वाला पॉजिटिव और इधर वाला नेगेटिव, और धीरे धीरे क्या होगा, आपके इंडक्टर में करंट हो जाएगा जीरो और आपका कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा। लेकिन वापस क्या होगा, अब वापस कैपेसिटर पे चार्ज धीरे धीरे कम होना चालू होगा, इंडक्टर में करंट बढ़ना चालू होगा, वापस इंडक्टर चार्ज होगा, तो इस तरीके से होगा क्या, ध्यान से देखना, यहाँ पे चार चीजें चेंज होगी। तो कैपेसिटर पे चार्ज पहले मैक्सिमम था, फिर जीरो होगा, फिर वापस कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम होगा, फिर जीरो होगा, फिर चार्ज मैक्सिमम होगा, फिर जीरो होगा। जब कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम है तो इंडक्टर में करंट कितना है, जीरो। जब कैपेसिटर पे करंट जीरो है तो इंडक्टर में करंट मैक्सिमम होगा, तो इंडक्टर में करंट जीरो होगा, फिर मैक्सिमम होगा, जीरो होगा, फिर मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे कौन ऑसिलेट कर रहा है, एक तो आपका चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, एक आपका करंट ऑसिलेट कर रहा है। तो इस तरीके के ऑसिलेशंस को बोलते हैं हम एलसी ऑसिलेशंस, है ना। सब वापस ध्यान से सुनना, एक सेकंड सब लोग होल्ड करना, मेरे पास इसका एक बहुत अच्छा फिगर है, एक सेकंड ना, एक मिनट आप लोग होल्ड करना, 1 सेकंड ना, जस्ट 1 सेकंड ना, गिव मी 1 सेकंड। सबको दिख रहा है देवांश, ये फिगर दिख रहा है सबको, देखो तुम ध्यान से देखो इस फिगर को, तो अगर तुम्हें समझ में आया तो तुम ध्यान से देखो, तो देखो शुरू में आपका कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज था, आपके इंडक्टर में करंट जीरो था, फिर हुआ क्या, धीरे धीरे कैपेसिटर पे चार्ज कम होना चालू हुआ और आपके इंडक्टर में करंट बढ़ना चालू हुआ, और एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आया जब इंडक्टर में चार्ज जीरो हो गया और आपके आपके कैपेसिटर पे चार्ज जीरो हो गया, आपके इंडक्टर में करंट मैक्सिमम हो गया। फिर क्या होगा देखो, फिर आपका वापस क्या होगा, करंट कम होगा और आपका धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होना चालू होगा। लेकिन याद रखना, पहले पॉजिटिव इधर था, नेगेटिव इधर था, अब नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है, तो फिर आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका कैपेसिटर चार्ज होगा और फाइनली क्या होगा, आपका कैपेसिटर वापस क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, और ये साइकिल रिपीट करती रहेगी। इस तरीके के ऑसिलेशन को बोलते हैं हम एलसी ऑसिलेशन। तो कोई तुम्हें पूछे कि एलसी ऑसिलेशन में क्या क्या चीजें ऑसिलेट करती है, तो एक तो चार्ज ऑसिलेट करता है, एक करंट ऑसिलेट करता है, और देखो शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आई, फिर जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है। तो कोई तुम्हें पूछे कि किन्हीं चार क्वांटिटीज का नाम लिखो जो एलसी ऑसिलेशन में ऑसिलेट करती है, चार्ज बढ़ता है घटता है, करंट बढ़ता है घटता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है घटती है, और मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती है घटती है ना। तो एलसी ऑसिलेशन आपका इस तरीके से होता है। किसी को एलसी ऑसिलेशन के कंसेप्ट में कोई डाउट है तो पूछो। सर समझ नहीं आया, आप कैसे हुआ मतलब? मतलब क्या समझ में नहीं आया, मेरा क्वेश्चन वो है। सर मैं ये बोल रहा था, मतलब एक बार आप वापस समझा सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग था ये। एक सेकंड रुक जाओ, देख वापस इस फिगर से समझ। तो यहाँ पे जैसे मान दिमाग में ये बोलूं कि यहाँ पे एक बैटरी है, मैं बोलूं कि ये एक बैटरी है और मैंने बैटरी से रजिस्टर कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो आप बताओ रजिस्टर से करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा सर। करेगा। तो अगर हाँ। ध्यान से देख नीचे, तो मैंने एक चार्ज कैपेसिटर को एक इंडक्टर के अक्रॉस हम्म। लगाया, तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। करंट। लेकिन यहाँ पे बैटरी नहीं है,
यहाँ पे कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर से जैसे ही तेरा चार्ज निकलना चालू होगा तो धीरे धीरे कैपेसिटर पे क्या कम होगा, कैपेसिटर पे चार्ज कम होगा, और जैसे ही यहाँ से चार्ज निकलेगा और चार्ज कहाँ जाएगा, इंडक्टर की तरफ, तो इंडक्टर में क्या फ्लो करेगा, करंट। तो धीरे धीरे क्या होगा, कैपेसिटर पे चार्ज धीरे धीरे कम होगा और इंडक्टर में तेरा करंट बढ़ेगा, और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, कैपेसिटर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा और तेरे इंडक्टर में क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब इंडक्टर के पास एनर्जी है और कैपेसिटर के पास नहीं है, तो ये वापस क्या करेगा, इंडक्टर के पास वापस क्या होगा, धीरे धीरे करंट कम होगा और कैपेसिटर पे वापस चार्ज बढ़ना चालू होगा। पर एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा, तेरा कैपेसिटर वापस चार्ज हो जाएगा, तेरे इंडक्टर पे करंट कितना हो जाएगा, 0। वापस साइकिल रिपीट करेगी, वापस कैपेसिटर पे चार्ज कम होगा, इंडक्टर में करंट बढ़ेगा, इंडक्टर वापस तेरा चार्ज हो जाएगा, और फिर वापस इंडक्टर से करंट कम होगा, कैपेसिटर वापस चार्ज हो जाएगा। ये है एलसी ऑसिलेशंस। सर ये करंट डायरेक्ट जो आपने बोला कि Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मुझे इसमें डाउट है क्योंकि जैसे जैसे करंट जा रहा है, अब यहाँ से अब कैपेसिटर से तो करंट जा रहा है, ठीक है, तो अब धीरे धीरे जो है उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, है ना, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बनेगी मतलब कि फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो उससे करंट जो है वो फ्लो होता रहेगा, तो करंट घटेगा बढ़ेगा पर जीरो नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, तुझे लगने से नहीं आता, होता है ऐसे ही है। देख, होगा क्या, इसके पास जितना भी चार्ज है, जब वो खत्म हो जाएगा तब यहां पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। देख, ये बैटरी नहीं है देवांश, ये एक कैपेसिटर है, इसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्ज है ना। तो जब तक तेरा इंडक्टर सारी एनर्जी ले नहीं लेगा तब तक तेरा करंट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पूरे कैपेसिटर को क्या करेगा, डिस्चार्ज कर देगा। यहाँ पे तेरी बात कंफर्म है कि यहाँ पे पक्का तेरा फ्लक्स चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और यहाँ पे तेरा वो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना, उसके कारण ही तो वापस तेरा कैपेसिटर चार्ज होगा, वरना कैपेसिटर चार्ज क्यों होगा। ओके सर। तो ध्यान से सुनना, एलसी ऑसिलेशन में चार चीजें वेरी करती है, चार्ज, करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे फिर अपन क्लास खत्म करेंगे, तो तुम सब ध्यान से देखना। सपोज करो कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कैपेसिटेंस है सी और कैपेसिटेंस पे चार्ज है क्यू, और मान लो कि उस वक्त इंडक्टर का इंडक्टेंस है एल और करंट है आई, लेकिन किसी भी क्लोज सर्किट में जितना पोटेंशियल बढ़ता है उतना घटता है। तो इस सर्किट में दो डिवाइसेस हैं, तो एक, दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा, तो यहाँ पे आपका जो कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल क्यू बाय सी, और इंडक्टर का कितना हो जाएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। अगर तुम्हें नहीं पता हो तो क्यू बाय सी याद है, क्यू इक्वल टू सी वी, तो वी इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाय सी। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, क्योंकि किसी भी क्लोज सर्किट में जितना पोटेंशियल बढ़ता है उतना घटता है। तो हमें नहीं पता कि इस वक्त किसमें बढ़ रहा है किसमें घट रहा है, लेकिन जितना बढ़ेगा उतना ही घटेगा, तो दोनों को बराबर रख दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। तो Q बाय सी, इस माइनस को उधर भेजो, L को नीचे भेजो, I की जगह आप पुट करो, देखो d बाई डी टी पहले से था, I की जगह आप पुट करो डी क्यू बाई डी टी। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस क्यू बाय एल सी। और अगर तुम इसको कंपेयर करो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन से, तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हें पता पड़ेगा कि ओमेगा स्क्वायर होता है 1 अपॉन एल सी, या फिर ये फ्रीक्वेंसी भी कितनी आएगी, 1 अपॉन रूट एल सी। तो एल सी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वाली होती है, 1 अपॉन रूट एल सी। तो एक बार ये डेरिवेशन लिख लो अपनी कॉपी में, ये डेरिवेशन किसकी है, डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एल सी ऑसिलेशन। तो आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है। सपोज करो कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कैपेसिटर पे चार्ज है क्यू और इंडक्टर में करंट है आई, तो जितना पोटेंशियल ऊपर होगा उतना ही पोटेंशियल नीचे होगा। दोनों पोटेंशियल को बराबर पुट करो, आई की जगह डी क्यू बाई डी टी पुट करो, तो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर कितना है, माइनस क्यू बाई एल सी। और अगर तुम्हें याद हो तो 11th क्लास में ये इक्वेशन आती है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। कंपेयर करो, एक्स की जगह क्यू है, टी की जगह टी है, क्यू की जगह एक्स है, माइनस की जगह माइनस है, तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आया, 1 अपॉन एल सी के, तो ओमेगा कितना होगा, 1 अपॉन रूट एल सी। ये आपकी है एलसी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, लिख लो। ये किसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेशन। डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेशन।
ठीक है, अब सब ध्यान से सुनना। नेक्स्ट चीज, डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेशन, सब में लिख लिया। कंसेप्ट लगाओ, जितना पोटेंशियल ऊपर उतना नीचे, फिर आई की जगह डी क्यू बाई डी टी पुट करना है और डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर माइनस क्यू बाई एल सी। ठीक है, ओके सर। अच्छा एक लास्ट चीज लिख लो, क्योंकि एलसी ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अपनी नेक्स्ट क्लास भी एलसी ऑसिलेशन पे ही है। तो अब तुम सब ध्यान से सुनना। सपोज करो कि कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो है क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मान लो कि कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो है ये, तो आपका आई कितना फ्लो करेगा, तो आई हो जाएगा तुम्हारा डी क्यू बाई डी टी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, देखो क्यू नॉट की जगह क्यू नॉट, और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और ओमेगा टी प्लस फाइव का होता है ओमेगा। तो ये कितना आ जाएगा, क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। लिख लो अपनी कॉपी में। तो एलसी ऑसिलेशन में अगर ये चार्ज की वैल्यू है, मतलब कैपेसिटर पे अगर ये चार्ज है, तो इंडक्टर में करंट कैसे निकालते हैं, ऐसे। तो आई की वैल्यू क्या होगी, क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। और यहाँ पे क्यू नॉट का मतलब क्या है, क्यू नॉट का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, मतलब आपके कैपेसिटर पे कितना चार्ज हो सकता है। और आई नॉट क्या मतलब क्या है, आई नॉट मतलब है क्यू नॉट ओमेगा। आई नॉट का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। आई नॉट का मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, है ना। लिख लो, इसके न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। एक लास्ट चीज लिख लो, अगर मुझे तुम्हें शीट भी भेजनी है तो उसमें कुछ क्वेश्चन में डाल के भेजूंगा। एक लास्ट लिख लो, क्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, क्यू नॉट की वैल्यू होती है सीवी नॉट। क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स में मैंने यही क्वेश्चन देखा है कि मैंने कैपेसिटर को चार्ज किया, एक 10 वोल्ट की बैटरी है, तो इससे आप सीधा क्या निकाल सकते हो, क्यू नॉट। तो वी नॉट मतलब बैटरी यूज्ड टू चार्ज कैपेसिटर, है ना। इसका अपन नेक्स्ट क्लास एलसी ऑसिलेशन और ट्रांसफॉर्मर पे करेंगे, है ना। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं भी आया तो घबराने की बात नहीं है। अच्छा अब एक क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट बाकी है। मुझे थोड़ा टाइम आप लोगों के साथ एक्स्ट्रा चाहिए, टाइम इन द सेंस कोर्स की कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस के लिए। तो तुम डाउट क्लास बोल सकते हो उसको, है ना, या फिर कुछ भी बोल सकते हो। तो अगर शाम को 7 या 7:30 के बाद आप लोग फ्री रहते हो क्या, वीक में 1 या 2 दिन, ये 3 क्लास तो है ही है। और मैं पूछ रहा हूँ, तो प्लीज मुझे तुम पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, है ना। हम लोग जितने क्वेश्चन हो सकेंगे अब हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अपना पहली बुक खत्म होने वाली है, दूसरी बुक में ज्यादा कुछ है नहीं ऑप्टिक्स के अलावा, तो अपने को अब प्रैक्टिस बहुत बढ़ानी है, ठीक है। तो तुम एक काम करना, इसकी शीट सॉल्व कर लेना, रेजोनेंस और एलसी ऑसिलेशन की। जो भी डाउट है उसके स्क्रीनशॉट मुझे भेजते रहो, जैसे मैंने आज किया, मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। और कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। सर वो डाउट क्लास का क्या बोला, एक बार वापस बोलेंगे। अरे मुझे डाउट क्लास अलग से रखनी है ना, क्योंकि बच्चों के डाउट होते हैं, अलग से रखनी है। तो शाम को सर 7 साढ़े 7 के आसपास अगर आप लोग फ्री होते हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर दो एक बार कि किस दिन फ्री ओके होते हो, ठीक है। ओके। चलो ओके यार, बाय बाय।